गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सब लोगों का। आज अपन टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस करते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 024845। चलिए इसका पहला क्वेश्चन अगर अपन देखें, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ABC आर द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। हमें एक ट्रायंगल के लिए एंगल्स दे रखे। हम सब लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री या अपन पाई कह सकते हैं, किसी भी टर्म में लिख दो। अब हमें इन रिलेशंस को चेक करना है। पहला रिलेशन है साइन ए बराबर साइन बी प्लस सी। तो ए को हम क्या 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी कह सकते हैं। तो दोनों साइड अगर अपन साइन थीटा ले लें तो साइन ए बराबर साइन 180 माइनस बी प्लस सी। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन बी प्लस सी। इसका मतलब पहला जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है 10a माइनस बी माइनस सी बराबर 10 चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 10a माइनस बी प्लस सी और b प्लस सी को अगर हम रिप्लेस कर दें 180 डिग्री माइनस a से, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो अपन यहाँ से क्या रिप्लेस कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस से। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे 10, यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में हमारे पास इस टर्म को अगर अपन सोल्व करें तो देखो ये टर्म क्या बन जाएगी 10a माइनस 180 डिग्री प्लस a। तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 2a माइनस 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको 180 माइनस 2a कह सकता हूँ और वो माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है 10 वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से 180 माइनस 2a का अगर वैल्यू निकालें तो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस क्या आ जाएगा 10 2a। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड टर्म a प्लस बी ए कोस बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन ए बाई 2 है, तो बाई 2 वाली टर्म बनाए तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। तो अगर मैं 2 का डिवाइड करूं और a को उस साइड ले जाऊं तो b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या 90 माइनस a बाई 2 बनेगा। अब मैं कोस अगर दोनों साइड ले लूं तो कोस b प्लस सी बाई 2 कोस 90 माइनस a बाई 2, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो क्या साइन a बाई 2 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर थर्ड भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोस b प्लस सी कोस a के बराबर नहीं होता। और ये जब हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे थे तभी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में हम लोगों ने देखा साइन ए का मान यहाँ पर अगर अपन ने यहाँ से चेंज करा साइन 180 माइनस थीटा तो ये हमारे पास बना। तो कोस वाला रिलेशन अगर देखें तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो मैं क्या कह रहे हैं। Mohan get 3 marks for each correct sum and lose 2 marks for each wrong answer. He attempted 30 sums and obtained 40 marks. The number of sums solved correctly. तो देखो हम इसमें अगर एलिगेशन लगाएं, ईच सही क्वेश्चन के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, ईच क्वेश्चन गलत करने पर -2 की नेगेटिव मार्किंग है, और हमने 30 क्वेश्चंस के लिए अगर 40 मार्क्स मिले तो एवरेज ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो 40/30 थे। अब हमने इसमें एलिगेशन लगाया, हम सबको 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दें अपोन वाला 30 हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, ये 30 से 30 कैंसिल 40। एलिगेशन लगा दें 40 में से माइनस कर दे माइनस का 60 और 90 में से माइनस कर दे 40, तो क्या आ जाएगा 100 रेशो के अंदर 50 या 2:1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रेशो आया 2:1, तो हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। अगर हम इसको 2:1 में बांटें तो हमने कितने क्वेश्चन सही करे 20 क्वेश्चंस, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कोस 10 इंटू कोस 20 इंटू कोस 40 हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। कोस 10 इंटू कोस 20 इंटू कोस 40,
अगर इस टर्म को मैं ऊपर नीचे 2 sin 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 sin 10 से अगर हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 लिखा ऊपर भी 2 लिखा, तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा हम लोग जानते हैं sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a की जगह मैं sin 2a लिख सकता हूँ। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या बना पाएंगे, 2 नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा sin 20 डिग्री, इनटू के अंदर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा cos 20, इनटू में cos 40, अपॉन में हमारे पास है 2 sin 10 डिग्री। अब अगर मैं इसको फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin 20 इंटू cos 20, ये हमारे पास क्या बन जाएगा sin 40 डिग्री, इनटू में cos 40 अपॉन में 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 sin 10 डिग्री। अब अगर हम इसको फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin 40 इंटू cos 40 हमारे पास क्या बन जाएगा sin 80 डिग्री, अपॉन में क्या आ जाएगा 8 sin 10 डिग्री। अब ऑप्शन सारे 10 में है तो sin 80 को अगर हम चेंज कर लें, sin 80 डिग्री को अगर हम sin 90 माइनस 10 लिखें तो ये क्या बन जाएगा cos 10 डिग्री अपॉन में 8 sin 10 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 1/8 cos अपॉन sin हमारे पास क्या होता है cot थीटा, तो क्या आ जाएगा cot 10 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमें कह रहे हैं 2 pipes P and Q can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively if both are open together and at the end of 3 minutes the first is closed. How much longer will be cistern take to fill the remaining portion? चलिए ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है पाइप और टंकी का। एक पाइप P है इसको 12 मिनट में फिल कर सकता है, एक पाइप Q है इसको 15 मिनट में फिल कर सकता है। सबसे पहला पोर्शन हम लोगों ने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क क्या आया 60, P की एफिशिएंसी 5, Q की एफिशिएंसी 4। सबसे पहले हम इनको एक साथ ओपन करते हैं और 3 मिनट के बाद हम P को बंद कर देते हैं। तो 3 मिनट के बाद जब P बंद होगा तो काम करने वाला क्या सिर्फ Q होगा। अब P और Q ने मिलकर 3 मिनट काम करा, हर मिनट क्या 9 मटके बढ़ते हैं, तो 3 मिनट में कितना काम कर लेंगे 27। 60 में से अगर 27 वर्क हो गया तो बचा कितना 33। अब ये 33 वर्क Q करेगा और Q की एफिशिएंसी 4, तो Q इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 33/4 या 8 से 1/4 मिनट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 नंबर, देखो 55 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज 15 ईयर, इफ द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1, व्हाट इज द टीचर एज। अब देखो 14 स्टूडेंट और एक टीचर, टोटल मिलाकर कितने हो गए 15%। 15% का एवरेज है 15 ईयर। अगर हम टीचर को यहां से रिमूव करें तो 15% अगर जाएगा तो अगर वो 15 ईयर का ही जाता, 15 ईयर का ही जाता तो बाकी सब जो 14 बचते उनकी भी एज 15 ईयर रहती, लेकिन उनका एवरेज 1 से रिड्यूस हो गया। इसका मतलब बचे हुए हर व्यक्ति में से एक साल कम हुआ, तो 14% बचे, सब में से एक साल कम करें तो 14 ईयर कम हो गया। इसका मतलब जो टीचर गया वो कितने ईयर्स का गया 29 ईयर्स का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो आपके पास इसको सॉल्यूशन करने का सेकंड वे क्या है। सेकंड वे अगर अपन यहाँ से देखें, टोटल 15 मेंबर्स है, मेंबर्स जो हैं वो 15 है, इनका एवरेज 15 है, तो टोटल क्या हो गया 15 इंटू 15 225 ईयर्स। अब टीचर को रिमूव कर दें तो मेंबर्स बचेंगे 14, एवरेज भी 1 से कम हो गया तो 14 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 196 ईयर। 225 में से 196 ईयर माइनस करा तो क्या आ गया 29 ईयर। तो जो टीचर गया उसकी एज क्या थी 29 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या कह रहा है, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है
द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आर्टिकल वाज 900, कॉस्ट प्राइस 900 दे रखे, ए ट्रेडर वांट्स टू गेन 25%, जो ट्रेडर है उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो हमें इसका मार्क प्राइस बताना है कि क्या होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर हमें एक फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। अगर सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूं, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो अगर अपन इसके अंदर हमारी वैल्यू रखकर देखें, हम लोगों को MRP नहीं पता, वही फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस है 900, प्रॉफिट हुआ 25% का तो 100 प्लस 25 125, डिस्काउंट दिया 10% का तो 100 माइनस 10 90। तब यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, 90 से ये चला गया 90, बच गया 10, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो MRP 125 इंटू 10 1250 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो बड़े इजीली अपन इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। इसको करने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इसको सबसे कम टाइम में करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या दे रखा है, इन सबका जो मल्टीप्लाई है वो इन टर्म्स के बराबर है, तो हमें AB माइनस CD की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। अब देखो हमें इन सबको 3, 5, 7 और 11 इनके टर्म में बदलना है, इसका मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। अब देखो 847, अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं, सबसे पहले इसमें 7 का अगर डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर बच जाएगा 1, फिर 11 से डिवाइड कर दें, फिर 11 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास 847 के फैक्टर आ गए। फिर अगर अपन 385 के फैक्टर करें, हमें पता है सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहे, 5 से डिवाइड करा तो क्या आया 35, फिर चला गया 7 पर, फिर डिवाइड होगा 7 से और फिर डिवाइड हो जाएगा 11 से, ये हमारे पास है। फिर 675 डिवाइड करें अगर अपन इसको 5 से, 15 बच जाएगा 2, 135, फिर 5 से अगर डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 35 चला जाएगा 7 बार। अब 27 3 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ चाहें तो 3 बार 3 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक ही देखते ही हमें पता लग जाता। फिर नेक्स्ट टर्म में 3025, 5 से डिवाइड करा 605, फिर 5 से डिवाइड करा 121, फिर 11 से और फिर 11 से, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हम यहाँ से अगर 3 की पावर a, तो यहाँ से अगर अपन देखें 3 हमारे पास कितनी टाइम्स आया, 1 2 3, 3 हमारे पास 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 5 की पावर b है, तो b अगर अपन 5 काउंट करें कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आया, तो 5 की पावर 5, इसका मतलब b की वैल्यू 5। फिर 7 की पावर c, 7 काउंट करें कितनी बार आया, 1 2, 7 हमारे पास सिर्फ 2 बार आया, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और 11 को अगर अपन काउंट करें तो हमारे पास कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 11 हमारे पास आया 5 टाइम्स, तो d की वैल्यू 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a इंटू बी माइनस में c इंटू डी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करो 10, 15 माइनस 10 क्या आ गया 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर, देखो 58 नंबर क्या करे, ए बी सी डी इन्होंने 60 रुपीज में एक गिफ्ट खरीदा, उसमें से ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों से 1/3 और सी ने दूसरों से 1/4 कीमत पे करी, तो डी ने कुल कितनी अमाउंट पे करी। ए ने बाकी सबसे 1/2 पे करा, बाकी सब कौन हो गए बी सी डी, इनका रेशियो क्या 1:2 दे रखे। टोटल 60 रुपीज को अगर अपन 1:2 में डिवाइड करें तो 3 की वैल्यू 60 आई, तो 1 की वैल्यू 20, इसका मतलब ए ने कितने रुपीज पे कर दिए 20 रुपीज। फिर कह रहा है बी ने बाकी सबसे 1/3 पे करा,
बाकी सब कौन हो गए, ए सी डी। 1/3 पे करा तो रेशो का टोटल 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 15, तो बी ने कितने रुपीज पे करे, 15 रुपीज। फिर हमें कह रहे सी ने दूसरों से 1/4 पे करा, दूसरे हमारे पास कौन होंगे, ए बी डी। 1/4 पे करा, रेशो का टोटल 5 की वैल्यू अगर 60 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 12 रुपीज। इसका मतलब सी ने कितने रुपीज पे करे, 12 रुपीज। तो 60 रुपीज में से ए ने पे करे 20, बी ने पे करे 15 और सी ने पे करे 12, तो टोटल ये कितने पे कर दिए, 47 रुपीज। तो 60 में से 47 अगर लेस कर दे तो डी ने कितने रुपीज पे करे, 13 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 रुपीज। और अगर हम चाहें तो इसमें सबसे पहले सबका रेशो का टोटल बराबर करें, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ से हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 59 नंबर पर। हमें कह रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि किसी ट्रायंगल के लिए, हमें क्या कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार से आधी है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, इफ द मीडियन ड्रोन ऑन द बेस ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस द ट्रायंगल विल बी। अब देखो अगर अपन एक ट्रायंगल बनाए, मीडियन क्या होती है, सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती। हमें कह रहा है अगर एक ट्रायंगल के अंदर मीडियन उसके बेस की हाफ है, इसका मतलब मीडियन की लेंथ इन दोनों की लेंथ के बराबर है, तो हमें ट्रायंगल बताना है कि कौन सा है। तो हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तीनों साइड बराबर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, समकोणीय। और किसी को अगर ये थ्योरम नहीं आती तो देखो वो क्या कर सकता है, अगर हम एक ये ट्रायंगल बनाए जिसमें ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो अगर मैं ये एंगल थीटा एज्यूम करूं, इसके सामने का एंगल थीटा, तो इसके सामने का एंगल भी थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल क्या, 2 थीटा। अब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये 2 थीटा है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम क्या, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ईच एंगल इसका हाफ होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल हुआ 90 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 60 नंबर पर। हम लोगों को दे रखा है ए बी और सी, इनका टोटल हम लोगों को दे रखा है 2s, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो अगर अपन इसका होल स्क्वायर ओपन करें, s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करा जाए तो क्या s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2bs और प्लस h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2cs, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो h स्क्वायर हमारे पास 3 टाइम आया, तो हम क्या लिख रहे हैं, 3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2s अगर कॉमन ले लें तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब हम सब लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 2s। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर मैं इसको 2s से रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 4s स्क्वायर। तो 3s स्क्वायर में से 4s स्क्वायर गया तो एक s स्क्वायर माइनस में आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, ये हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अपन इसको इस तरह से बड़े आराम से कर सकते हैं, कह पाएंगे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। देखो हमें क्या कह रहे हैं, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर है तो हमें क्या करना है, धारा की चाल बतानी है कि क्या होगी। हम स्टार्टिंग में यहाँ पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये जो तैराक है वो धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक चला, तो 5 मिनट अगेंस्ट द करंट चलेगा, तो क्या x माइनस वाई की स्पीड से चलेगा। अब 5 मिनट के बाद इसने यू टर्न लिया और ये वापस चलने लगा। अब ये 5 मिनट तक चलेगा, फिर से उसने कहा वो धारा के साथ चला, इसका मतलब x प्लस वाई से चलेगा। और पॉइंट किस पर पहुंच गया, B पर। ये B पॉइंट पर पहुंच गया। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर।
तो हमें क्या करना है, धारा की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ये जो डायग्राम है वो हमने इस तरह से बनाया, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये क्या होगा, एक ही लाइन पर चलेगा। ये गया और इस तरह से वापस आ गया, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर होगी। पर समझने के लिए हमने उसको ऊपर और नीचे ड्रॉ करा। तो अब देखो हमें डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है 100 मीटर। डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो क्या है, 100 मीटर। डिस्टेंस जो होती है वो क्या, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो सबसे पहले ज्यादा उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी x प्लस वाई की स्पीड से 5 मिनट में, तो x प्लस वाई 5 मिनट को अगर आवर्स में बदलूं तो 5/60। इतनी डिस्टेंस उसने वापस आते वक्त ट्रेवल करी। जाते टाइम उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, x माइनस 5 इंटू 60, 5/60। इस स्पीड से गया था, 5 मिनट तक गया था, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। और इन दोनों का डिफरेंस 100 मीटर है। अगर इसको किलोमीटर में लिखूं तो क्या 1/10 किलोमीटर लिख सकता हूं। तो क्या हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहां से 5/60 तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस में x प्लस वाई बराबर 1/10। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। y प्लस वाई क्या आया, 2y, तो 5/60 इंटू 2y बराबर 1/10, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल। अब y की वैल्यू चाहिए, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 10 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई, 0.6। इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड है हमारे पास करंट की वो कितनी है, ऑप्शन डी 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ धारा की चाल ही ज्ञात कर सकते हैं, नाव की चाल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसको दोबारा बैक करना, उसको समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका दोबारा से अच्छे से और बढ़िया से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं। देखो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत को हम लोगों ने 17% से बढ़ा दिया। एक व्यक्ति अपना खर्चा केवल 8% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितने % की कमी करनी होगी, और हमें ये सही 1 दशमलव में पॉइंट तक बताना है। मान लिया उसका सबसे पहले इनिशियल एक्सपेंडिचर था 100 रुपये, वो 100 रुपये की चीनी लाता था। लेकिन अगर चीनी का रेट बढ़ गया 17% से, इसका मतलब उससे पहले जो 100 रुपये में चीनी मिलती थी, अब उतनी चीनी कितने रुपए मिलेगी, 117 रुपये में, क्योंकि चीनी का रेट 17 रुपये से बढ़ गए। लेकिन वो अपना खर्चा केवल 8% से बढ़ाना चाह रहा है। इसका मतलब वो 100 रुपये की जगह आज सिर्फ कितने रुपए की चीनी लाना चाह रहा है, 108 रुपये की। उसमें इतने ही वो रुपए की चीनी लाना चाहता है, लेकिन आज उतनी चीनी लेने के लिए उसका खर्चा कितना है, 117 रुपये। वो ला कितने रुपए की चीनी सकता है, 108 रुपये की। तो उसे अपना खर्चा कितने रुपए कम करना है, 9 रुपये। किससे कम करना है, 117 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू कर दिया 100% से। अब अगर अपन इसको 9 से काट दें, 9 से गया एक बार, ये 9 से गया एक बार, चला गया 3 बार। अब मेरे को पता है 1/13 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 7 से 7/13%। हमारे पास 1/13 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 7 से ही 9/13%, सॉरी 9/13%। अब 9/13 को अगर अपन पॉइंट में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7.7%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 63 नंबर हमें कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी वर्क को 124 डेज में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। सबसे पहले उसने एम्प्लॉइज लगाए 120। 64 डेज के बाद उसने देखा कि 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो वो कितने मैन्स को यहाँ से हटा दे ताकि उसका जो वर्क है वो पर्टिकुलर फिक्स टाइम में कंप्लीट हो जाए। चलिए हमने टारगेट लिया कि हम इस वर्क को कितने टाइम में कर देंगे, 124 डेज में। सबसे पहले हमने लोगों ने वर्क 3 मान लिया, क्योंकि अपॉन में 3 दे रखा है। तो हमने सबसे पहले 120% लगाए, उन्होंने 2 वर्क कर दिया कितने दिन में, 64 डेज में। अब टोटल 124 डेज थे, 64 डेज अगर हम लोगों ने वर्क कर लिया तो हमारे पास टाइम कितना बच गया, 60 डेज। वर्क कितना बच गया, 1। कितने % हटाने पड़ेंगे, मान लिया x, तो क्या आएगा 120 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो 120 माइनस एक्स
इंटू 2 इंटू 60 बराबर 120 इंटू 1 इंटू 64। 60 इंटू 2 120 से 120 कैंसिल, 120 माइनस एक्स बराबर 64। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 120 माइनस 64, तो क्या आ जाएगी 56। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका अलावा हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए कितने लोगों को हटाना पड़ेगा 56 लोगों को, ताकि जो काम है वो सही समय पर पूरा हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं, एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। वो दोनों वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। ओ और ओ डैश उनके सेंटर है। तो हमें क्वाड्रिलेटर ए ओ बी ओ डैश का एरिया बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो अगर अपन इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, दो इक्वल रेडियस के सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। ये सेंटर ओ हुआ, ये ओ डैश हुआ। अब हम लोगों को यहां पर पता है कि एक दूसरे को ए बी पर काटते हैं। तो ये ए बी इसकी क्या आई कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन कोड, ये हमारे पास आई। और ये ओ डैश इनके सेंटर के बीच की दूरी जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ओ ए ओ डैश बी, हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है कि दो इक्वल रेडियस के सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो हमारे पास इनकी जो कॉमन कोड होती है ए बी, उसकी लेंथ हमारे पास क्या होती है √3r। फॉर्मूला क्या होता है √3r। तो यहां से ए बी की वैल्यू हम क्या कह पाएंगे √3a, क्योंकि रेडियस हमने ए एज्यूम करी। फिर हमें कह रहा है ओ डैश, अगर इसकी बात करें तो ये क्या दोनों सर्किल के यहां पर अगर डिस्टेंस देखें तो ये सेंटर ले तो ये सरकमफ्रेंस हुई, तो ये रेडियस हुई क्या, तो इसकी लेंथ क्या ए हो गई। अब कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें ये मेरे पास दोनों जो है डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो एक डायगोनल है √3a और दूसरा है a, तो क्या आ जाएगा √3a²/2, √3/2a²। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 64 का आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 65। हमें कह रहे हैं एक एग्जाम में एक ग्रुप के जो स्कोर है उसका जो हमें एवरेज दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है वो 52 है। जो ब्राइटर 20% ऑफ उनमें से हैं उनका स्कोर 80 है, और जो डलेस्ट है 25% उनका स्कोर है 31। तो बचे हुए जो एवरेज स्टूडेंट है 55%, जो ना तो ज़्यादा अच्छे हैं ना जब कम पढ़ने वाले हैं, उनका हमें एवरेज बताना है कि क्या होगा। तो देखो ब्राइटर लिए 20% को हमने लिखा 1/5, 25% हमारे पास डलेस्ट हैं तो इनके लिए हमने लिखा 1/4। तो हम अगर टोटल नंबर माने तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई मान लें कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 20। हमने ज्यूम कर लिया टोटल स्टूडेंट्स से 20। तो 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो हम लोगों को क्या दे रखा है, एवरेज स्कोर हम लोगों को दे रखा है 52। तो टोटल कितना हो जाएगा 1040। अब जो इसमें से ब्राइटर है 20%, 20 का 20% निकाला 4, उनका स्कोर है 80। तो टोटल क्या आ गया 80 × 4 320। जो डलेस्ट है 25%, 20 का टोटल नंबर का अगर 25% 1/4 निकालो तो 5, इनका स्कोर है 31, एवरेज स्कोर 31, तो टोटल क्या है 155। तो यहां पर इन 9 स्टूडेंट्स का अगर अपन टोटल निकालें तो क्या 475 आ जाएगा। तो बचे हुए 11 स्टूडेंट का अगर हमें टोटल चाहिए तो 1040 में से 1040 में से 475 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 565। तो एवरेज क्या होगा टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। 5 से गया 5 टाइम बच गया 115, फिर चला गया 1 बार बच गया 4 40, फिर ये चला जाएगा लगभग 4 टाइम के आसपास, तो 51.4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 66 नंबर। अब ये 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ नंबर मिसिंग है तो एक बार अपन ने लिख दिया। देखो क्या करें, एक व्यक्ति ने पाया कि उसे एक वर्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसकी परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकंड कम लगे। यदि उनकी स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर मिनट, तो हमें वर्ताकार मैदान की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। ए पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकंड लेस टाइम टू क्रॉस ए सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर देन टू कवर इट once along the boundary. If his speed was 30 मीटर पर मिनट then the radius of circular ground. अब देखो सर्कुलर ग्राउंड अगर अपन एक बनाएं, पहला ऑप्शन तो उसने बोला कि हम इसकी सरकमफ्रेंस के अगेंस्ट तय करें, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। दूसरा बोला कि हम अगर डायमीटर के अलोंग ट्रेवल करें तो वो क्या होगी 2r। दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 30 सेकेंड। स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर मिनट, तो हम लोगों को रेडियस बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हमें दोनों टाइम का डिफरेंस t1 और t2 मान लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 30 सेकेंड। यहां पर अगर अपन टाइम की बात करें तो टाइम क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस, अब ज्यादा टाइम कब लगेगा जब हम क्या करेंगे उसकी सरकमफ्रेंस पर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखें, डिस्टेंस क्या है 2πr, स्पीड कितनी थी 30, स्पीड कितनी थी 30। हमने इसकी रेडियस एज्यूम कर ली r मीटर, क्योंकि हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है इसलिए हमने मीटर में एज्यूम कर ली और आंसर भी मीटर में। सेकंड टाइम जब हम क्या करेंगे डायमीटर के अलोंग चलेंगे तो डिस्टेंस चलेंगे 2r, तब स्पीड 30, टाइम का डिफरेंस 30 सेकेंड। अब ये मीटर में है, स्पीड मीटर पर मिनट में है, तो टाइम को भी मिनट में बदल दें, तो क्या 30/60 मिनट लिख सकते हैं। तो यहां से 2r/30 अगर कॉमन ले लें तो पाई -1, 30/60 या 1/2 ऐसा हम कह पाएंगे। पाई की वैल्यू में यूज करनी है 22/7, तो यहां अगर 22/7 लिखें -1, तो 2r/30 अपॉन में 7, 22 - 7 15 बराबर 1/2। 15 दूना 30 से 30 कट गया तो r की वैल्यू 7 ऊपर चला जाएगा, 7/2 या 3.5 मीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई 3.5 मीटर। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। देखो हमें क्या कर रहा है, x + y + z दे रखा है 13, x² y² + z² 91 दे रखा है, xz बराबर y², तो z और x के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। अब देखो हम सब लोग ऐसा जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² प्लस 2xy yz zx, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो x + y + z 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169, x² + y² + z² है 91 प्लस 2। इसको अगर अपन xy yz और zx की जगह अगर अपन y² लिख दें तो 91 इधर आते ही माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78। 2 डिवाइड कर दो और अगर इस पूरी टर्म में से y कॉमन ले लो तो क्या x + y + z। अब x + y + z कितना है 13, तो y की वैल्यू क्या 78/2 × 13, तो यहाँ 13 से चला गया 6 बार 6/2 3, तो y की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या मिल गई 3। अब हमें y 3 मिला तो x + y + z 13 था, तो x + z क्या बचेगा 10, और y अगर 3 है तो y² बराबर xz है, तो xz की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो कोई दो ऐसी टर्म जिनका मल्टीप्लाई 9 हो और जिनका टोटल 10 हो, अगर आप सोच सकें तो क्या मैं 9 और 1 सोच सकता हूँ, दोनों का टोटल 10 बनेगा और मल्टीप्लाई 9 बनेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो 9 और 1 का डिफरेंस 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। देखो हमें क्या करें, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर हमें एंगल सी और डी के एंगल बाइसेक्टर जो है वो ई पॉइंट पर मिलते हैं। हमें दो एंगल्स दे रखे हैं तो हमें बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले अगर अपन एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर ले, दो एंगल के बाइसेक्टर ई पॉइंट पर मिलते, वो एंगल है सी और डी।
तो अगर हम क्वाड्रिलेटर को नाम दे दें ए बी सी डी, एंगल हम लोगों को सी ई डी ये हम लोगों को दे रखा है 57 डिग्री, एंगल ए हम लोगों को दे रखा है 47 डिग्री, तो हमें एंगल बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो इन एंगल के एंगल बाय सेक्टर है, तो ये एंगल क्या C/2 होगा, ये एंगल क्या D/2 होगा। अब ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 57 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से अगर अपन 57 डिग्री माइनस कर ले तो 123 डिग्री क्या इन दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा। तो एंगल C/2 प्लस D/2 बराबर 123 डिग्री, तो एंगल C प्लस एंगल D बराबर 246 डिग्री। C और D का सम 246 डिग्री, एंगल हमें A दे रखा है 47 डिग्री, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड कर लें तो इन सब का सम क्या है 293। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है, उसमें से 3 एंगल का सम अगर 293 है तो नेक्स्ट जो हमारे पास बचा हुआ एंगल है वो क्या आ जाएगा 67 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, मिश्र धातु ए में धातु x और y का रेशियो दे रखा है, b में x और y का रेशियो दे रखा है, a और b को 4:5 में मिला दें तो c में हमें y का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। देखो हमारे पास दो मिश्र धातु हैं a और b, a में x और y का रेशियो 5:2, b में x और y का रेशियो 3:4। अब देखो इनका टोटल अभी हमारे पास जो है रेशियो का 5 + 2 7, 3 + 4 7 सेम है। अब इनको हमें 4:5 में मिलाना है, तो 4:5 में मिलाना है तो हम इसकी 4 गुना क्वांटिटी और इसकी 5 गुना क्वांटिटी ले लेते हैं। तो हम अगर इसको 4 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 20:8, सेकेंड वाले में हमारे पास आ जाएगा 15:20। तो अब देखो इसका टोटल जो बना पहले का 28, दूसरे का टोटल बना 35, चेक कर लो दोनों का रेशियो 4:5 है, हमने इनको 4:5 में ले लिया। और अगर अपन इनको अब आपस में ऐड कर दें तो x में x ऐड करें और y में y ऐड करें तो 20 + 15 क्या आ जाएगा 35, y में y ऐड करें तो 8 + 20 क्या है 28। तो इनका रेशियो अगर अपन 7 से कैंसिल कर दें तो क्या 5:4 आ गया। अब मुझे y का परसेंटेज बताना है, तो y कितना है 4, टोटल कितने में से 9 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/9 होता है 11 से ही 1/9%, तो 4/9 की वैल्यू 44 से ही 4/9%। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमें देखो क्या कह रहा है, ABC 1 किलोमीटर तक क्रमशः इतनी स्पीड इतने मिनट में चलते हैं। सी बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना स्टार्ट करता है, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद स्टार्ट करता है और ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनट बाद स्टार्ट करता है। तो ए हमें बताना है बी और सी से कितने समय बाद मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो 1 किलोमीटर है, उसको हम क्या 1000 मीटर ले सकते हैं। 1000 मीटर चलता है 5 मिनट में, तो ए की स्पीड क्या 1000/5, 200 मीटर पर मिनट। बी की स्पीड निकाले तो वो 1000 मीटर चलता है 8 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी 125 मीटर पर मिनट। और सी की स्पीड वो चलता है 10 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी 100 मीटर पर मिनट। तो हमने सबसे पहले इन तीनों की स्पीड निकाली। अब हमें पता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से जो चला था वो कौन चला था, सी। सबसे पहले सी चला, उसके 1 मिनट के बाद बी चला उसी बिंदु से, और ए चला उसके 2 मिनट बाद, सी के 2 मिनट के बाद। तो हमें बताना है ए चला, तो हमें यहाँ पर बताना है कि ए बी और सी को कितने समय बाद मिलेगा। तो अगर अपन सबसे पहले ए को बी से मिलाएं तो अब देखो क्या होगा, ए को अगर बी से मिलाना है, सबसे पहले सी चला उसके 1 मिनट बाद बी चला, तो 1 मिनट में अगर मैं सी को चलाऊं तो 1 मिनट बाद सी इस पॉइंट पर होगा, 1 मिनट में कितना चल लेगा 100 मीटर। तो 1 मिनट के बाद सी यहाँ पर होगा और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, और सी के चलने के 2 मिनट के बाद ए चला था। तो अगर 2 मिनट तक मैं उसको चलाऊं, सी को अगर मैं 2 मिनट तक चलाऊं तो सी 2 मिनट में कितना चलेगा 200 मीटर। तो ये 2 मिनट बाद यहां पर होगा,
1 मिनट अगर अपन b को चला देंगे तो b 1 मिनट चलेगा, b कितना मीटर आगे आ जाएगा, 125 मीटर, और a यहां पर होगा। तो ये a b c तीनों की 2 मिनट बाद पोजीशन आ जाएगी। हमें सबसे पहले a और b को मिलाना है। a एंड b के मिलने का टाइम अगर निकालें तो टाइम क्या रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। अब देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी, 125, ये डिस्टेंस रही। और a और अगर मैं यहाँ पर b की बात करूँ तो दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या 75 है। तो 125/75 क्या आ जाएगा, 5/3 मिनट। तो a और b 5/3 मिनट के बाद मिले। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें 5/3 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a। और कोई उसको आगे सोल्व करना चाहे, a और c को मिलाए तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड। a और c के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस यहां अगर देखें तो a और c के बीच में ये डिस्टेंस 200 मीटर। a और c की स्पीड के बीच का डिफरेंस 200 और 100 के बीच का डिफरेंस 100, तो 200/100 क्या आया, 2 मिनट। तो ये 2 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें वैल्यू तो फर्स्ट आंसर निकालते आंसर मिल गया ऑप्शन ए। ये एग्जाम के हिसाब से तो यही सोल्व हो गया, लेकिन किसी को अगर पूरा सोल्व करना हो तो मैंने इसके लिए सेकंड स्टेप भी बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि सबसे पहले डिवाइड और ऑफ में से क्या सोल्व होता है, ऑफ। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 14 ऑफ 2 को मैं 28 लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर इस वाली टर्म में ऑफ को सोल्व करूं, ऑफ से पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 14/7 क्या बना, 2 + 7 क्या बना, 9। तो क्या मैं 1/3 ऑफ 9 लिख सकता हूं। तो अब देखो इस टर्म को अगर अपन सोल्व करें तो मैं क्या लिख पा रहा हूं, 7 डिवाइड में 28 को 1/28 लिखा, माइनस में 7 × 7 डिवाइड में 49 को 1/49 लिखा। अब इसको सोल्व करूंगा 1/3 ऑफ 9 को, तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 7 माइनस 14 डिवाइड में 2, इसका मतलब 1/2, तो 14/2 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट अगर देखें 7 × 7 49 से 49 गया, ये 7 से गया 4 टाइम, तो 1/4 माइनस 1 + 3, माइनस 1 + 3 क्या बचा, 2 + 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 1/4। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी, आप उतनी जल्दी से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर कह रहे किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस हम लोगों को दे रखा है, तो हमें सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से 5 ईयर का SI बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो 3 ईयर के CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D बराबर P × R/100 की पावर 2 इंटू में 300 + R/100, और 2 साल के CI SI के डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पहला पोर्शन आता है P × R/100 की पावर 2। तो देखो 3 साल के CI SI का डिफरेंस 407, 2 ईयर के CI का डिफरेंस 132 बराबर में। अब मैं जब इसमें फॉर्मूले में पहली वैल्यू में दूसरे का डिवाइड करूंगा तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, 300 + R/100। अपन इसको सोल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 को मल्टीप्लाई करा तो 40700 बराबर, या 3 से मल्टीप्लाई करा तो 39600 + 132 R, ये हमारे पास आ गया। ये उधर जाते ही माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 1100 बराबर 132 R। तो R की वैल्यू 1100 बटा में 132, 11 से अगर काट दे तो क्या जाएगा, 100/12। तो रेट हमारे पास 100/12 है, 8 से 1/3, तो रेट क्या आ गई, 8 से 1/3%। सबसे पहले हम लोगों को रेट मिल गई। अब हमारा प्रिंसिपल सेम है, हमें उस प्रिंसिपल पर टाइम है 5 ईयर, उसका SI निकालना। SI का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P × R × T/100। अब रेट हमारे पास है, टाइम है, हमें प्रिंसिपल चाहिए, और अगर हम बिना प्रिंसिपल निकाले करना चाहें तो हमारे पास 2 साल के CI SI के जो डिफरेंस का फॉर्मूला है ना, ये अगर मैं यहां पर लिख दूं तो D बराबर हम लोगों को पता है कि क्या होता है, P × R/100 की पावर 2। तो यहां से अगर मुझे P की वैल्यू चाहिए तो P के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं D × 100 का स्क्वायर।
अपॉन में आर का स्क्वायर। तो डिफरेंस यहाँ अगर मैं पी की वैल्यू रख दूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। पी की जगह अगर मैं लिख दूँ डिफरेंस हमारे पास 2 साल का कितना है 132 इंटू में 100 का स्क्वायर अपॉन के अंदर आर का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी कितना है 5 ईयर। आर की एक पार से आर की एक पार कट गई और इस आर को हम रिप्लेस कर दें क्या 8 से 1/3% से, तो इसको क्या मैं 25/3 लिख सकता हूँ। तो 25 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। अब अगर अपन इसको सोल्व करें 25 से चला गया 4 बार, अब यहाँ से 4 बार मेरे पास ये चला गया और बटा में फॉर्मूले वाला 100, फिर 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20 इंटू 3 60, तो 132 इंटू 16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 18 9 7,920 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपन चाहें, किसी को अगर ये फॉर्मूले नहीं आते हो, सबसे पहले इसको देख लो, तो अपन इसको ABCD के रूल से भी कर सकते हैं। चलिए मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं सेकंड मेथड से। देखिए हमारे पास 2 ईयर के CI/SI का डिफरेंस है। 2 ईयर का CI होता है 2A प्लस B, SI होता है 2A, तो दोनों का डिफरेंस क्या है B। B की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 132। 3 ईयर के लिए अगर अपन बात करें CI होता है 3A प्लस 3B प्लस C, जो SI होता है वो 3A होता है। इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 407। तो अब यहां से मैं कह सकता हूं कि 3B प्लस C की वैल्यू 407, B की वैल्यू 132 है, तो उसका अगर हम 3 टाइम यहाँ करके लिख दें तो क्या 396 प्लस C बराबर 407। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11। C की वैल्यू 11 आई, B की वैल्यू 132 है, तो रेट तो निकाल सकते हैं। C क्या होता है B पर R% से 1 साल का ऐसा ही 11 रुपीज मिले 132 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3%। अब यहाँ से हमें रेट मिल गई। अब रेट हमें मिल गई 8 से 1/3%, या हम इसको फ्रैक्शन में 1/12 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ 5 साल का टाइम है 5 ईयर, रेट हम लोगों को पता है 8 से 1/3%, हमें प्रिंसिपल पर SI बताना है। तो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहें तो मुझे A का मान चाहिए सबसे पहले, क्योंकि A क्या होता है 1 साल का SI होता है, वो आते ही उसको 5 से गुना करते हैं आंसर आ जाएगा। B की वैल्यू 132, अब हमें A की वैल्यू चाहिए, तो या तो मैं 132 जो है वो 8 से 1/3% की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ, या मेरे को पता है 1/12, तो 1 की वैल्यू 132 है, तो 12 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या 132 गुना 12 A का मान आ जाएगा। तो A की वैल्यू अगर 132 गुना 12, तो SI क्या होगा 1 साल का SI इतना, तो 5 साल का कितना होगा 5 से गुना कर देंगे, तो 132 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा 7920 रुपीज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। देखिए 73 हमें क्या करें, हमें एक पाई चार्ट दे रखा है, हमें एक ग्राफ दे रखा है, हमें इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंध क्यू का उत्पादन में जो वृद्धि या ह्रास जो है अधिकतम था। हमें बताना है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम इन द फेवर ऑफ क्यू। चलिए क्यू की बात कर रहे हैं। ये देखो 55 से 60 हुआ 5 इंक्रीज हुआ, 60 से 50 हो गया 10 डिक्रीज हो गया, 50 से 55 हुआ 5 इंक्रीज हो गया, 55 से 50 हुआ 5 डिक्रीज हो गया, 50 से फिर 55 हुआ 5 इंक्रीज हो गया। सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है 10, 2006 से 2007 में। तो कौन से ईयर में ये चेंज हुआ 2007 में, 2006 से 2007 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या दे रखे हैं 2007 और 8 में जो आर का टोटल प्रोडक्शन है वो 5 और 6 में पी के टोटल प्रोडक्शन की तुलना में कितना परसेंट रहा। 2007 और 8 में आर को देखें तो 2007 में आर ये रहा 60, और 2008 के अंदर अगर अपन देखें आर को तो ये भी 60 रहा, तो ये कितना रहा 120। आर का टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है 120। 5 और 6 में पी की बात करें तो 5 और 6 में पी हमारे पास कितना हुआ 50 और 40 90।
तो हमें बताना है ये इसका कितना परसेंट रहा, तो 120 90 का कितना परसेंट है, तो ये 4/3 बनेगा। 4/3 की वैल्यू या 1 से 1/3, तो क्या आ जाएगा 133.33%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है, दी गई पूरी अवधि में किस ग्रंथ का औसत जो है वार्षिक उत्पादन अधिकतम रहा। अब देखो हमें यहाँ ऑप्शन के हिसाब से PQR सब हमें चेक करने पड़ेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, इस तरह के ग्राफ को देखकर देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा लग रहा है उनको। अब अगर अपन यहाँ Q की बात करें तो Q अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ 55 60, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 50 55 50 55, हमेशा क्या है 50 या 50 से प्लस मिल रहा है। P और अगर P की बात करें तो ये 40 आ गया, कम आ गया, फिर 45 आ गया, फिर हमारे पास ये कम हो गया। R की बात करें तो R भी 45 हो रहा है, फिर R हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट फिर 45 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है, तो ये हमारे पास कम है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या आ रहा है Q, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओनली Q। आप चाहो तो इनका टोटल करके पूरे अच्छे से चेक कर सकते हो। चलिए तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन करे इस पेपर के। कहीं भी कोई समस्या आए तो आप बताना, कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आप सब लोगों का थैंक यू।